हेलो डी स्टूडेंट्स, वेलकम टू स्मार्ट नॉलेज। प्यारे बच्चों, आज की वीडियो में हम प्री बोर्ड एग्जाम क्लास 10 सब्जेक्ट रहेगा साइंस पेपर को डिस्कस करेंगे, कंप्लीट सॉल्यूशन देखेंगे, समझेंगे। सो वीडियो के एंड तक ज़रूर बने रहना। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस इस वीडियो में कवर किए गए हैं। टाइम अलाउड 3 आवर्स एंड मैक्सिमम मार्क्स रहेंगे 80। तो यहाँ पर आपका जो पेपर पैटर्न है, सामान्य निर्देश उसके अकॉर्डिंग दिए गए हैं, तो आप यहाँ से देख सकते हो। ठीक है, सो स्टार्ट करते हैं। खंड का देखेंगे तो हिंदी मीडियम में करेंगे, इंग्लिश मीडियम में हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। और कंप्लीट प्लेलिस्ट में आपको सारे क्वेश्चन पेपर जो है उनके सॉल्यूशन मिल जाएंगे, तो वहाँ से आप कंप्लीट पेपर कर सकते हो, इंग्लिश मीडियम में भी और हिंदी मीडियम में भी। सो 1 से 20 तक आपको जो क्वेश्चन दिए गए हैं वो 4 विकल्पों में से आपको एक का चयन करके लिखना है, यानी MCQs रहेंगे। तो उपचयन एक प्रक्रिया है जिसमें शामिल है। तो उपचयन क्या है? उपचयन होता है ऑक्सीजन का योग। पृथ्वी की भूपर्वटी में सबसे प्रचुर मात्रा में पाई जाने वाली धातु कौन सी है? तो वो कौन सी धातु रहेगी? एल्यूमिनियम। क्लियर है? नेक्स्ट देखते हैं। Ne2CO3 10H2O का सामान्य नाम क्या है? तो ये कौन सा है? ये धोने का सोडा है, Ne2 सोडियम कार्बोनेट। और 10 क्या है? यहाँ पे 10 क्रिस्टलन का जल है। नेक्स्ट देखिए, निम्नलिखित में से कौन सी व्यवस्था दी गई धातुओं की उनकी जो अभिक्रियाशीलता है उसके अवरोही क्रम में सही है? तो इसमें आपका आंसर क्या हो जाएगा? आपका आंसर जो है इसमें रहेगा सोडियम सबसे ज़्यादा अभिक्रियाशील धातु है, उसके बाद मैग्नीशियम, देन जिंक एंड देन आयरन। डी जो है इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए, उभयधर्मी ऑक्साइड का उदाहरण है। तो उभयधर्मी ऑक्साइड का उदाहरण कौन सा हो जाएगा? एल्यूमिनियम ऑक्साइड और जिंक ऑक्साइड। दो जो है आपके सिलेबस में दिए गए हैं, एक जिंक ऑक्साइड है और एक दूसरा कौन सा है? Al2O3 एल्यूमिनियम ऑक्साइड, जो एसिड के साथ भी रिएक्ट करते हैं और बेस के साथ भी रिएक्ट करते हैं, यानी अम्ल और क्षारक दोनों के साथ रिएक्ट करते हैं, उनको हम उभयधर्मी ऑक्साइड कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6 है, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म जो है वो विस्थापन अभिक्रिया दिखाएगा? ठीक है, तो इसमें देखिए FeSO4 विलयन है और तांबा धातु है। तो तांबा जो है FeSO4 को विस्थापित नहीं कर पाएगी क्योंकि ये इससे कम रिएक्टिव है, कम अभिक्रियाशील होती है। इसी तरह चांदी भी कॉपर को नहीं कर पाएगी, ये भी कम अभिक्रियाशील होती है। यहाँ तांबा भी सोडियम को नहीं कर पाएगा, तो आंसर हमारा क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा, क्योंकि जो तांबा है वो सिल्वर से ज़्यादा रिएक्टिव होता है और ये JnO3 के सॉल्यूशन से इसको रिप्लेस कर देगा। ठीक है, तो आंसर क्या हो जाएगा? बी हमारा यहाँ पे सही राइट आंसर रहेगा। क्वेश्चन नंबर 7 है, एक एल्यूमिनियम की पत्ती को परखनली में तुरंत तैयार किए गए फेरस सल्फेट के विलयन में डुबोकर रखा जाता है। जो प्रेक्षण किया जाता है वह है, तो क्या प्रेक्षण होता है कि परखनली का निचला सिरा जो है वो थोड़ा गर्म हो जाता है। ठीक है, परखनली का निचला सिरा वो थोड़ा गर्म हो जाता है। नेक्स्ट देखिए, क्वेश्चन नंबर 8 है, अमीबा में भोजन का पाचन होता है, तो कहाँ होता है? खाद्य रिक्तिका में होता है। क्वेश्चन नंबर 9, यीस्ट में अवायवीय श्वसन द्वारा कौन से उत्पाद प्राप्त होते हैं? तो कौन से उत्पाद होते हैं? इथेनॉल प्लस कार्बन डाइऑक्साइड प्लस ऊर्जा, ये हमारा आंसर रहेगा। नेक्स्ट देखिए, क्वेश्चन नंबर 10 है, प्लाज्मोडियम में जनन के दौरान एक कोशिका की कई कोशिकाओं में विभाजित होना क्या कहलाता है? तो ये क्या कहलाएगा? बहुखंडन कहलाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 11 है, निम्नलिखित में से कौन सा गुण लक्षण माता पिता से संतति में वंशागत होता है? तो इसमें तैराकी, तकनीक, सुडौल शरीर, तीरंदाजी ये नहीं होगा, लेकिन हाँ बड़ी नाक अगर है तो वो वंशागत हो सकता है। आंसर हमारा बी रहेगा। क्वेश्चन नंबर 12 है, यदि लार में लार एमिलेज ना हो तो मुख्य गुहा में निम्नलिखित में से कौन सी विक्रिया प्रभावित होगी? तो मंड का शर्करा में खंडित होना, ये विक्रिया जो है उसमें प्रभावित होगी। क्लियर है? उसके बाद नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 13 दिया गया है। क्वेश्चन नंबर 13 रहेगा, सामान्यतः अवतल दर्पण पर आपतित प्रकाश की किरण परावर्तन पर वास्तविक प्रतिबिंब बनाती है। परावर्तित किरण होती है तो क्या होती है? अभिसरित होती है। क्वेश्चन नंबर 14 है, ऊंची इमारतों के शीर्ष पर लगाए गए खतरे के संकेत लाल रंग के होते हैं। इन्हें दूर से आसानी से देखा जा सकता है क्योंकि अन्य सभी रंगों के बीच लाल प्रकाश जो है वो धुएं या कोहरे में क्या होता है? सबसे कम प्रकीर्ण होता है। ये इसका रीजन रहेगा। नेक्स्ट देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 15 है, प्रकृति के सफाई कर्मी हैं, तो कौन है प्रकृति के सफाई कर्मी? विघटक या अपमार्जक जो है वो प्रकृति के सफाई कर्मी कहलाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 16 है, जैव निम्नीकरणीय कचरे में शामिल है, तो ये एल्यूमिनियम फॉयल, कीटनाशक, कांच की बोतलें, ये सब जो है जैव अनिम्नीकरणीय है। तो लकड़ी का बुरादा वो जैव निम्नीकरणीय का उदाहरण रहेगा। क्वेश्चन नंबर 17 से 20 तक अभिकथन और कारण जो है वो आपको
दिया गया है। तो अभिकथन और कारण आपको देखना है और इसी के अनुसार आपको उत्तर देने हैं। क्वेश्चन नंबर 17 देखिए, अभिकथन दिया गया है, रासायनिक अभिक्रिया किसी पदार्थ के भौतिक और रासायनिक गुणों को बदल देती है। तो रासायनिक अभिक्रिया जो होती है बिल्कुल ठीक है कि वो उसके भौतिक और रासायनिक दोनों गुणों को बदल देती है, क्योंकि रासायनिक परिवर्तन जो होता है उसमें पदार्थ की रासायनिक संरचना में परिवर्तन होता है और एक नया पदार्थ उसमें बनता है। तो इसका आंसर आपका क्या रहेगा? आंसर आपका ए रहेगा। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, क्वेश्चन नंबर 18 है, आंतरिक निषेचन में नर और मादा युग्मक मादा शरीर के अंदर संलयन करते हैं। कारण रहेगा, सभी मछलियों में निषेचन जो है वो आंतरिक रूप से होता है। तो इसमें क्या हो जाएगा? आंसर आपका सी रहेगा, क्योंकि सभी मछलियों में निषेचन आंतरिक रूप से होता है, ऐसा ये गलत है। तो हमारा ए ठीक है, तो आंसर हमारा सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 19 है, किसी सीधे चालक में विद्युत धारा के प्रवाह की दिशा बदलने पर चालक के चारों ओर चुंबकीय क्षेत्र की दिशा जो है वो पलट जाती है। तो बिल्कुल ये बात ठीक है कि विद्युत धारा की प्रवाह की दिशा जो है वो, अगर विद्युत धारा की प्रवाह की दिशा बदल देंगे तो चुंबकीय क्षेत्र जो है उसकी दिशा भी क्या हो जाएगी? बदल जाएगी। ये हम जो हमारा राइट हैंड थंब रूल है उसके अकॉर्डिंग देखते हैं। सी हमारा इसका आंसर रहेगा, क्योंकि कारण इसमें क्या दिया गया है, किसी चालक के चारों ओर चुंबकीय क्षेत्र की दिशा वाम हस्त अंगुष्ठ नियम के अनुसार दी जा सकती है। ठीक है, तो वाम हस्त नहीं होगा हमारा, दक्षिण दायां जो है हमारा दायां हाथ अंगुष्ठ नियम होता है, राइट हैंड थंब रूल होता है। तो सी इसलिए गलत हो जाएगा। क्लियर। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 20 है, अभिकथन दिया गया है, ओजोन ऊपरी वायुमंडल में यूवी विकिरणों की उपस्थिति में ऑक्सीजन द्वारा बनता है। कारण दिया गया है, ओजोन परत की क्षति से यूवी किरणें पृथ्वी तक पहुंचेंगी जिससे त्वचा कैंसर हो सकता है। तो ये बात तो दोनों ही ठीक है, लेकिन ये इसको प्रॉपर इसके एक्सप्लेनेशन नहीं कर रहा है, इसलिए हमारा आंसर क्या हो जाएगा? आंसर हमारा बी हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए, खंड ख दिया गया है, प्रश्न संख्या 21 से 26 तक अति लघु उत्तरीय प्रश्न है। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 21 देखेंगे, ये 2-2 नंबर के क्वेश्चन आपके रहेंगे। पोटेशियम क्लोराइड के विलयन को सिल्वर नाइट्रेट के विलयन के साथ मिलाने पर एक अघुलनशील सफेद पदार्थ बनता है। इससे सम्मिलित रासायनिक अभिक्रियाएं लिखिए और रासायनिक अभिक्रियाओं के प्रकार का भी उल्लेख कीजिए। तो इसमें क्या आ जाएगा आपका? पोटेशियम क्लोराइड है यानी KCl, और इसके विलयन को सिल्वर नाइट्रेट के विलयन के साथ मिलाने पर, सिल्वर नाइट्रेट का फॉर्मूला क्या रहेगा? AgNO3। ठीक है, पोटेशियम क्लोराइड KCl प्लस AgNO3, तो क्या बनेगा? KNO3 प्लस AgCl। सिल्वर जो है क्लोराइड बन जाएगा और पोटेशियम नाइट्रेट निकल जाएगा। तो ये किसका उदाहरण रहेगा? ये द्विविस्थापन अभिक्रिया रहेगी। नेक्स्ट देखिए, क्वेश्चन नंबर 22 है, पेशी कोशिकाएं अपनी आकृति बदलकर गति में मदद करती हैं। पेशी कोशिकाएं अपनी आकृति कैसे बदलती हैं? देखते हैं इसका आंसर। इसका आंसर रहेगा, मांसपेशी कोशिकाओं में विशेष प्रोटीन होते हैं जो तंत्रिका, विद्युत आवेग और जो उत्तेजनाएं होती हैं उनके उत्तर में जो है वो अपनी आकृति और व्यवस्था को बदलते हैं। तो विशेष प्रोटीन के कारण उनकी जो तंत्रिका, विद्युत आवेग आते हैं उनके कारण उनकी आकृति, उनकी व्यवस्था बदल जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 23 है, ATP और DNA का फुल फॉर्म आपको लिखना है। वेरी इजी। ATP हो जाएगा एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट एंड DNA हो जाएगा डिऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड, न्यूक्लिक अम्ल। ठीक है, तो ये DNA की फुल फॉर्म हो जाएगी। अथवा में क्वेश्चन दिया गया है, मानव जैसे बहुकोशिकीय जीवों को ऑक्सीजन की आवश्यकता को पूरे करने के लिए अकेला विसरण दाब जो है वो अपर्याप्त है, कारण बताइए। आंसर रहेगा, उच्च चयापचय दर के कारण मानव शरीर का आयतन इतना बड़ा होता है कि ऑक्सीजन सभी कोशिकाओं तक जल्दी नहीं पहुंच सकती, क्योंकि ऑक्सीजन को हर कोशिका तक पहुंचने के लिए लंबी दूरी तय करनी पड़ती है। इसीलिए विसरण द्वारा जो ऑक्सीजन का परिवहन है मनुष्य के अंदर, मानव शरीर के अंदर, वो पॉसिबल नहीं है। इसलिए उसके अंदर जो हीमोग्लोबिन है उसके द्वारा ऑक्सीजन वो भेजी जाती है। नेक्स्ट देखिए, अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 24 का ए है, नामांकित किरण आरेख की सहायता से प्रकाश की एक संकीर्ण किरण कांच के प्रिज्म से गुजरने पर उसके द्वारा अपनाए गए पथ को जो है आपको दर्शाना है। तो ये आपका आंसर हो जाएगा। इसमें किरण जो है यहाँ से जाएगी तो किरण यहाँ पे विक्षेपण हो जाता है और इस तरह से हमें क्या मिलता है? स्पेक्ट्रम मिलता है 7 रंगों का। और इसमें आपको जो ध्यान रखना है, इसमें ध्यान रखना है कि ऊपर आपका कौन सा कलर आएगा? ऊपर आपका रेड आएगा और नीचे विबग्योर में जो है वॉयलेट कलर आता है। अब बहुत सारे बच्चे यहाँ पे बड़ी मिस्टेक करते हैं, वो याद करेंगे विबग्योर के नाम से इसको और फिर क्या करेंगे, इसको ऐसे कैसे लिख देते हैं VIB, जो कि बिल्कुल गलत हो जाता है। ध्यान रखना है, ऊपर रेड आता है, नीचे वॉयलेट आता है।
हाँ, अगर प्रिज़्म का जो बेस है वो इस तरह से अगर दिया हुआ है, बेस ऊपर की तरफ है, तो जब यहाँ पे दिखाओगे तो ऊपर इसमें वायलेट आएगा और नीचे इसमें रेड आएगा। तब विक्षेपण इसमें कुछ इस तरह से होगा। तो इस चीज़ को आपको ख़ास ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन दिया गया है, अपना प्रेक्षण लिखिए जब श्वेत प्रकाश की किरण किसी कांच के प्रिज्म से होके गुजरती है। तो इसका आंसर रहेगा कि जब प्रकाश किरण जो है इस तरह से गुजरती है तो एक स्पेक्ट्रम स्क्रीन पर दिखाई देता है प्रकाश के विभाजन के कारण, जिसमें कितने रंग होते हैं? 7 रंग होते हैं। तो 1 नंबर का क्वेश्चन है, इतना ही सफिशिएंट रहे। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 25, उस युक्ति का नाम बताइए जिसका उपयोग आप सुचालक के सिरों के बीच विभवांतर बनाए रखने के लिए कर सकते हैं। उस प्रक्रिया की व्याख्या कीजिए जिसके द्वारा यह कर पाता है। सो इसका आंसर रहेगा, एक विद्युत सेल या बैटरी जो है वो विभवांतर को क्या करती है? विभवांतर को बनाए रखती है। सेल में रासायनिक प्रतिक्रिया से सेल के टर्मिनलों के बीच विभवांतर उत्पन्न होता है, भले ही कोई करंट उससे खींचा न जाए। जब इसे एक चालक से जोड़ा जाता है तो यह विद्युत धारा उत्पन्न करता है और चालक के दोनों सिरों के बीच जो है क्या होता है? विभवांतर बनाए रखता है। तो ये 25th का आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 25 का और दिया गया है, पानी का निरपेक्ष अपवर्तनांक जो है वो 1.33 है और अल्कोहल का अपवर्तनांक दिया गया है 1.36। दोनों में से कौन सा माध्यम प्रकाशिक रूप से सघन है? अपने उत्तर का कारण बताइए। तो जिसका अपवर्तनांक ज़्यादा होता है वो क्या होता है? सघन माध्यम होता है। जिसका अपवर्तनांक कम है वो एक विरल माध्यम होता है। अल्कोहल जो है वो क्या हो जाएगा? एक सघन माध्यम है क्योंकि इसका अपवर्तनांक पानी से अधिक होता है। जब हम दोनों माध्यमों की तुलना करते हैं तो जिस माध्यम का अपवर्तनांक अधिक होता है उसे सघन माध्यम कहा जाता है, क्योंकि इस माध्यम में प्रकाश की गति जो है वो क्या होती है? कम होती है। तो दिए गए अपवर्तनांक के आधार पर हम कह सकते हैं कि कौन सा माध्यम विरल होगा और कौन सा माध्यम सघन होगा। क्वेश्चन नंबर 26 है, निम्नलिखित आहार श्रृंखला में शेर को 1000 जूल ऊर्जा उपलब्ध होती है, उत्पादकों को कितनी ऊर्जा उपलब्ध थी? आपको स्पष्ट करना है। यानी शेर को जो है वो कितनी है? 1000 जूल। तो 10% नियम के अनुसार इसको कितनी हो जाएगी? 1000 हो जाएगी और इसको कितनी हो जाएगी? 10,000 हो जाएगी। तो देखते करते हैं इसका आंसर। पारिस्थितिक तंत्र में ऊर्जा के प्रवाह का 10% जो है कानून के अनुसार, नियम के अनुसार आएगा। नियम के अनुसार केवल 10% ऊर्जा अगले पोषी स्तर को प्राप्त होती है। इसलिए दिए गए खाद्य श्रृंखला में यदि शेर को 100 जूल ऊर्जा उपलब्ध है तो पौधे या उत्पादकों को 10,000 जूल ऊर्जा उपलब्ध रहेगी। नेक्स्ट खंड ग दिया गया है जिसमें आपको 3 नंबर के प्रश्न देखने को मिलेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 27 रहेगा, एक सफ़ेद चूर्ण यौगिक X का उपयोग खिलौना बनाने में किया जाता है। इस यौगिक में जल मिलाने पर यह है कठोर ठोस पदार्थ वायु प्रदान करता है और जब वायु को 373 केल्विन पर गर्म किया जाता है तो इसे पुनः यौगिक X बनता है। तो आपको X और Y के नाम बताने हैं। तो पहला क्वेश्चन है, यौगिक X Y के नाम बताइए और इनके रासायनिक सूत्र लिखिए। तो देखिए X का उपयोग जो है एक सफ़ेद चूर्ण है और X का उपयोग खिलौना बनाने में किया जाता है। तो ये क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा POP। तो X क्या हो जाएगा? यहाँ पे CaSO4 हाफ H2 यानी POP प्लास्टर ऑफ पेरिस हो जाएगा। और जब इसमें जल मिलाते हैं तो ये ठोस पदार्थ वाई बनता है। तो जब POP के अंदर जल डाला जाता है तो जिप्सम बन जाता है। तो ये हो जाएगा CaSO4 2H2O। उसके बाद उपरोक्त में यौगिक वाई बनने के लिए रासायनिक अभिक्रिया लिखिए। तो ये CaSO4 हाफ H2O प्लस 1.5 वाटर मॉलिक्यूल एंड क्या बन जाएगा? CaSO4 2H2O जिप्सम बन जाता है। तो ये इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 28 है, निम्नलिखित का कारण बताइए। जब अधिकांश धातुएं नाइट्रिक अम्ल के साथ अभिक्रिया करती हैं तो हाइड्रोजन गैस उत्पन्न नहीं होती है। ठीक है, तो कारण बताना है कि क्यों जो हाइड्रोजन गैस है नाइट्रिक अम्ल के साथ धातुएं अभिक्रिया करती हैं तो क्यों नहीं बनती। सो इसका आंसर रहेगा, हाइड्रोजन गैस तब उत्पन्न नहीं होती जब अधिकांश धातुएं नाइट्रिक अम्ल से प्रतिक्रिया करती हैं। इसका कारण यह है कि जो नाइट्रिक एसिड है, नाइट्रिक अम्ल है, एक अच्छा ऑक्सीकृत एजेंट है। ये ऑक्सीजन देता है और ये जो उत्पन्न हाइड्रोजन होती है उसको पानी में ऑक्सीकरण उसका कर देता है। जो हाइड्रोजन गैस बनती है उसको ये ऑक्सीजन देता है और किस में बदल देगा? वाटर में बदल देता है और स्वयं जो है नाइट्रोजन के ऑक्साइड्स में बदल जाता है। इसीलिए हाइड्रोजन गैस उत्पन्न नहीं होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, जिंक ऑक्साइड को उभयधर्मी ऑक्साइड क्यों माना जाता है और कैल्शियम के टुकड़े को जल में डालने पर वह जल में तैरने लगता है, क्यों? जिंक ऑक्साइड जो है वो एक उभयधर्मी ऑक्साइड है क्योंकि यह अम्ल और क्षार दोनों के साथ प्रतिक्रिया करता है जिससे नमक और पानी बनते हैं। ठीक है, जिंक ऑक्साइड प्लस हाइड्रोक्लोरिक एसिड क्या बनेगा? जिंक क्लोराइड प्लस वाटर
एंड जिंक ऑक्साइड प्लस सोडियम हाइड्रोक्साइड बनेगा Na2ZnO2 सोडियम जिंकेट प्लस वाटर। और कैल्शियम जो है वो क्यों तैरता है, क्योंकि कैल्शियम पानी से प्रतिक्रिया करता है और कौन सी गैस निकलती है, हाइड्रोजन गैस। और ये जो गैस निकलती है ये इसमें इतनी ज़्यादा एनर्जी नहीं निकलती है कि वो जल सके। और लेकिन हाइड्रोजन गैस कैसी होती है, हल्की होती है, जो कि जो धातु होती है उसके सतह पर चिपक जाती है। अब सतह पर चिपकने से वो हल्की होने के कारण ऊपर उठती है और हाइड्रोजन गैस बुलबुले जो है वो सतह से चिपक कर इसे हल्का कर देते हैं, जिसके कारण ये क्या होती है, तैरने लगती है। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट है अथवा दिया गया है एक धातु एक्स जो है इलेक्ट्रॉनों के स्थानांतरण द्वारा एक अधातु Y के साथ मिलकर एक यौगिक Z जो है बनाता है। तो यौगिक Z में आबंध का प्रकार आपको बताना है। तो जिसमें इलेक्ट्रॉनों का स्थानांतरण होता है पूरी तरह से, वो आबंध कैसे होते हैं, वो आयनिक आबंध होते हैं। यौगिक Z की भौतिक प्रकृति कैसी होगी, तो ठोस होगी लेकिन भंगुर होगी। यानी ठोस होगी, भंगुर का मतलब वो एकदम से बिखर जाते हैं, जैसे नमक बिखर जाता है, इसी तरह जैसे सल्फर बिखर जाती है तो वो एकदम से ऐसे बिखर जाते हैं, उसको बोलते हैं भंगुरता। क्या यह यौगिक केरोसिन या पेट्रोल में घुल जाएगा, तो यह इनमें क्या रहेगा, अघुलनशील रहेगा, इनके अंदर ये नहीं घुलता। क्वेश्चन नंबर 29 देखेंगे, उस अंतःस्रावी ग्रंथि का नाम बताइए जो वृद्धि हार्मोन स्रावित करती है। तो जो वृद्धि हार्मोन स्रावित करती है उसको पीयूष ग्रंथि कहते हैं। निम्नलिखित का व्यक्ति पर क्या प्रभाव पड़ेगा, तो वृद्धि हार्मोन की कमी अगर होगी तो व्यक्ति बोना हो जाएगा, उसकी हाइट कम रहेगी। और अगर अत्यधिक स्राव होगा, यानी अगर जो है वृद्धि हार्मोन से बहुत ज़्यादा वृद्धि हार्मोन निकलता है पीयूष ग्रंथि से, तो गिंगेटिज्म यानी विशालकायवाद हो जाएगा, यानी हाइट जो है वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगी। ठीक है, तो ये इसका आंसर रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 30 है, मेंडल ने मटर के 2 लक्षणों की वंशानुगति का अध्ययन करने के लिए एक प्रयोग किया। इसमें फर्स्ट क्वेश्चन रहेगा, F1 और F2 पीढ़ी में लक्षणों की वंशानुगति के संदर्भ में उनके निष्कर्ष जो है वो क्या थे। तो इसमें रहेगा F1 पीढ़ी में सभी पौधे जो है वो क्या रहेंगे, सभी पौधे, ये दो लक्षणों को एक साथ स्टडी किया है। तो F1 पीढ़ी में सभी पौधे गोल आकार के और पीले बीज के होते हैं, लेकिन F2 में उन्होंने विभिन्न गुणों के नए संयोजन देखे। उन्होंने F2 पौधे में सभी प्रकार के पौधे देखे, फिर चाहे वो गोल पीले हों, गोल हरे हों, झुर्रीदार पीले या झुर्रीदार हरे, तो ये सारे पौधे दिखाई देते हैं। ठीक है, बी क्वेश्चन रहेगा, उपरोक्त प्रयोग में F2 में विभिन्न लक्षणों का अनुपात जो है वो बताना है। तो जब 2 लक्षणों को स्टडी किया जाता है तो अनुपात क्या मिलता है, 9:3:3:1। इस नेक्स्ट देखिए, 9 क्या रहेंगे, इसमें गोल पीले रहेंगे, 3 क्या रहेंगे, झुर्रीदार पीले, 3 जो है झुर्रीदार हरे और 1 रहेगा झुर्रीदार हरा। उसके बाद है प्रकाश का अपवर्तन जो है वो किसे कहते हैं, परिभाषा आपको बतानी है। तो यह एक ऐसी घटना है जब प्रकाश एक माध्यम से दूसरे माध्यम में तिरछी दिशा में यात्रा करता है तो प्रकाश की प्रक्षिप्त दिशा दूसरे माध्यम में बदल जाती है। ठीक है, जो स्पीड ऑफ लाइट है, प्रकाश की गति है, वो एक माध्यम से दूसरे माध्यम में प्रवेश करते समय उसकी दिशा क्या होती है, बदल जाती है। या तो स्पीड उसकी कम हो जाती है या उसकी स्पीड ज़्यादा हो जाती है, वो डिपेंड करता है माध्यम पे। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा बी पार्ट, यदि पानी का अपवर्तनांक 4/3 है और कांच का अपवर्तनांक 3/2 है तो कांच का अपवर्तनांक जो है वो पानी के सापेक्ष क्या होगा। ठीक है, तो कांच का अपवर्तनांक यहाँ पर निकालना है और वो पानी के सापेक्ष क्या होगा, तो वो आपको यहाँ पर बताना है। तो इसमें क्या करेंगे हम, हमारे पास कांच का अपवर्तनांक कितना है, 3/2 है, और पानी का कितना है, 4/3। तो इसको हम नीचे लिखेंगे 4/3, ये ऊपर चला जाएगा तो ये क्या हो जाएगा, 3/4। ठीक है, तो ये हो जाएगा 3 × 9 और 4 दूनी 8, तो 9/8 इसका आंसर हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट देखिए, क्वेश्चन नंबर 32 है, 2 समान प्रतिरोधकों को पहले श्रेणी क्रम में और फिर पार्श्व क्रम में संयोजित किया जाता है। स्थिति के समतुल्य प्रतिरोध का अनुपात आपको यहाँ पर बताना है। यहाँ से आंसर करेंगे तो इसमें देखिए, लेट रेजिस्टेंस बीच रजिस्टर हम मान लेंगे कि हर एक रेजिस्टेंस जो है, हर एक प्रतिरोध वो कितना है, R है, और श्रेणी क्रम में हम लगाएंगे तो क्या हो जाएगा, RS R1 + R2। RS क्या हो जाएगा, R + R कितना हो जाएगा, 2R हो जाएगा, क्योंकि हमने हर एक को कितना माना है, R माना है, तो ये कितना हो गया, 2R। पैरेलल कॉम्बिनेशन में क्या होगा, यानी समांतर अगर हम इनको जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा, तो 1/R1 + 1/R2, तो RR क्या हो जाएगा, यहाँ पे R1 R2 / R1 + R2। यहाँ से RR क्या हो जाएगा आपका, RR आपका RP हो जाएगा R × R
डिवाइडेड बाय आर प्लस आर, क्योंकि सारे हमने कितने माने हैं, सारे ही जो प्रतिरोध हैं वो आर हैं, तो यहाँ से हो जाएगा R/2। अब हमें रेशो निकालनी है, तो रेशो कैसे निकालेंगे, RS डिवाइडेड बाय RP। RS की वैल्यू कितनी थी हमारी 2R थी, और RP की वैल्यू कितनी है, R/2 है, यानी कितना आ जाएगा, R से R कैंसिल, तो 4:1 की रेशो हमारी यहाँ से आ जाएगी। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है, क्वेश्चन नंबर 33। कॉलम ए में कुछ विद्युत उपकरण है और कॉलम बी में इन उपकरणों को बनाने के लिए उपयोग की जाने वाली सामग्री सम्मिलित है। कॉलम ए और बी का मिलान आपको जो है यहाँ पर करना है। तो फर्स्ट विद्युत बल्ब का तंतु वो किससे बना है, टंगस्टन से बना है। तापन तत्व क्या होगा, निक्रोम होगा। जोड़ने की तार क्या होगी, जोड़ने की तार आपकी रहेगी तांबे की। और वेल्डिंग तार क्या होती है, शीशा और टिन की मिश्र धातु एलॉय होता है, शीशा और टिन का। तो ये आपके जो है यहाँ पे आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए, बी पार्ट दिया गया है, 600 ओम प्रतिरोध का एक बल्ब 110 वोल्ट स्रोत से कितनी विद्युत धारा लेगा। आई की वैल्यू निकालनी है। आर आपको दे दिया 600 ओम, वी आपको दे दिया 110 वोल्ट, तो यहाँ पे आ जाएगा वी इज इक्वल टू आई आर, और आई की वैल्यू निकल जाएगी 110 बटे में 600, 0 से 0 कट जाएगा, आंसर आ जाएगा 0.18 एम्पियर। नेक्स्ट देखिए, खंड घ दिया गया है, प्रश्न संख्या 34 से 36 दीर्घ उत्तरीय प्रश्न रहेंगे। क्वेश्चन नंबर 34 करेंगे। 3 ml एथेनॉल को एक टेस्ट ट्यूब में लिया जाता है और जल उष्मक में सावधानी से गर्म किया जाता है। इस विलयन में पहले बूंद बूंद करके फिर अधिक मात्रा में 5% का क्षारीय पोटेशियम परमैंगनेट का विलयन मिलाया जाता है। ठीक है, तो इसमें आपको रिएक्शन देखनी है कि रिएक्शन क्या है। एथेनॉल के अंदर आपने KMnO4 डाल दिया। KMnO4 क्या है, इट्स अ गुड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, बहुत अच्छा ऑक्सीकारक है। और ये आपकी रिएक्शन बनती है कि इस अभिक्रिया में बनने वाला उत्पाद क्या होगा, इस अभिक्रिया में बनने वाला उत्पाद जो है वो क्या हो जाएगा, एसिड बनेगा। एथेनॉल को जो है किस में चेंज हो जाएगा, एसिड में चेंज हो जाएगा, अम्ल में, तो कार्बोक्सिलिक अम्ल या एथेनोइक अम्ल बनेगा। इस अभिक्रिया का रासायनिक समीकरण क्या होगा, CH3CH2OH एथेनोइक अम्ल। इसके अंदर ऑक्सीजन ऐड हो जाएगी क्योंकि अल्कलाइन KMnO4 एक बहुत ही अच्छा ऑक्सीकारक एजेंट है, तो ये क्या बन जाएगा, CH3COOH, CH3COOH। ठीक है, ये जो है बन जाएगा। उसके बाद देखिए, इस अभिक्रिया में क्षारीय पोटेशियम परमैंगनेट की भूमिका बताइए, तो ये एक ऑक्सीकारक एजेंट का काम करता है। बी दिया गया है, एथेनोइक अम्ल को ग्लेशियल एसिटिक अम्ल क्यों कहा जाता है। आंसर रहेगा, शुद्ध एथेनोइक अम्ल का गलनांक जो है वो 290 केल्विन है, और इस कारण यह ठंडे मौसम में क्या होता है, सर्दियों में अक्सर जो है ये क्या होगा, ये जम जाता है। ठीक है, तो ये इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन अथवा में दिया गया है, एक यौगिक है X, उसको अति सांद्र सल्फ्यूरिक अम्ल एसिड के साथ 443 केल्विन पर गर्म करने पर एक असंतृप्त यौगिक Y प्राप्त होता है। तो आपको जो हिंट दिए गए हैं उन्हीं को ध्यान में रखते हुए ही ये रिएक्शन करनी है। जैसे यहाँ पर 443 केल्विन है, अब आपकी 443 केल्विन पे केवल एक ही रिएक्शन है जिसके अंदर क्या बनता है, एल्कीन बनता है। सेम नंबर ऑफ कार्बन एटम के साथ, जितने नंबर ऑफ कार्बन एटम अल्कोहल में होते हैं ना, उतने ही नंबर ऑफ कार्बन एटम आपके एल्कीन में बनेंगे। ठीक है, तो आपको ये ध्यान रखना है। तो 443 केल्विन पे तो सांद्र सल्फ्यूरिक अम्ल जो है एसिड के साथ करता है, और यहाँ पे सल्फ्यूरिक अम्ल का काम क्या होगा, ये पानी निकालने में हेल्प करता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन है। तो यहाँ पे X क्या रहेगा, एथेनॉल रहेगा। ठीक है, और उसके बाद यहाँ पे Y क्या बन जाएगा, इथीन बन जाएगा। और Z जो गैस निकलती है वो क्या निकलती है, हाइड्रोजन गैस जो है वो यहाँ पर निकलती है। अब देखिए, XYZ की पहचान करनी थी। Y के निर्माण की रासायनिक अभिक्रिया, उसका समीकरण लिखना है। तो अल्कोहल है CH3CH2OH, और ये किस में बन जाएगा, CH2 डबल बॉन्ड CH2 में, और वाटर जो है यहाँ पे निकल जाएगा। इस अभिक्रिया में सल्फ्यूरिक अम्ल की भूमिका भी लिखनी है। तो H2SO4 जो है वो किसका काम करता है, निर्जलीकरण का काम करता है। यहाँ पे जो पानी निकालने में क्या करता है, सहायता करता है। नेक्स्ट देखिए, क्वेश्चन नंबर 35, क्या होता है जब, आपको बताना है, दुर्घटनावश प्लेनेरिया जो है वो कई टुकड़ों में टूट जाता है, या ब्रायोफिल्म की पत्ती गीली मिट्टी पर गिरती है। तो पहले इन दो को करेंगे। जब प्लेनेरिया दुर्घटनावश कई टुकड़ों में कट जाता है तो इसका प्रत्येक टुकड़ा एक संपूर्ण जीव में विकसित हो जाता है। ठीक है, इसको हम क्या कहते हैं, इसको हम जो है पुनर्जनन कहते हैं। सेकंड है, जब ब्रायोफाइलम है उसका पत्ता गीली मिट्टी पर गिरता है तो पत्ते की धारियों में से उपस्थित कलिकाएं नए पौधे में विकसित हो जाती हैं। अगला प्रश्न है, राइजोपस के परिपक्व होने पर बीजाणुधानी जो है वो फट जाती है। ठीक है,
एक परिपक्व स्पाइरोगायरा तंतु काफ़ी लंबाई प्राप्त करता है। और ई दिया गया है मादा युग्मक में जब क्या होता है, जब अंडा निषेचित नहीं होता। तो राइजोपस के परिपक्व होने पर जो बीजाणु हैं वो फट जाते हैं। तो राइजोपस के स्पोरेंशिया में कोशिकाएं या बीजाणु होते हैं जो परिपक्वता के फटने पर नए राइजोपस में क्या हो जाते हैं, विकसित हो जाते हैं। ठीक है, तो जो स्पाइरोगायरा है वो लंबाई ज़्यादा प्राप्त कैसे करता है, वह बस दो या दो से अधिक टुकड़ों में टूटकर हर टुकड़ा एक नया स्पाइरोगायरा विकसित करता रहता है। अगर अंडा जो है वो निषेचित नहीं होता तो क्या होता है, तो जब महिला अंडाणु या अंडाणु निषेचित नहीं होता है तो गर्भाशय की परत की आवश्यकता नहीं रहती है और यह परत धीरे धीरे टूटकर रक्त और बलगम के रूप में योनि से बाहर निकलती रहती है। यानी एक तरह से वेस्ट ब्लड के रूप में ये योनि से बाहर निकलती है, जिसको मेंस्ट्रुअल साइकिल या मासिक चक्र जो है, मासिक धर्म कहा जाता है। अथवा में दिया गया है कायिक प्रवर्धन किसे कहते हैं, एक उदाहरण देकर बताइए। कायिक प्रवर्धन के कोई 3 लाभ आपको बताने हैं। तो कायिक प्रवर्धन क्या रहेगा, उपयुक्त परिस्थितियों में पौधे के जो अवयव होते हैं जैसे कि जड़, तना, पत्तियां, ये सभी भाग नए पौधे में विकसित हो जाते हैं। जैसे कि किस टेक्निक के द्वारा, कटाई के द्वारा, ग्राफ्टिंग के द्वारा, लेयरिंग के द्वारा, तो ये होता है। ठीक है, उसके बाद है कायिक प्रवर्धन के लाभ क्या क्या रहेंगे। तो ऐसा पौधा फूल और फल जल्दी पैदा कर सकता है जो बीजों से उत्पादित पौधे से पहले होता है। ऐसे पौधे जो बीज पैदा करने की क्षमता खो चुके हैं वे भी बढ़ सकते हैं। सभी पौधे आनुवांशिक रूप से समान होते हैं जिससे उपज पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। अगला प्रश्न है 36, इसका ए पार्ट देखेंगे। कोई 2 सेंटीमीटर लंबा बिंब जो है वो 10 सेंटीमीटर फोकस दूरी के किसी उत्तल लेंस के मुख्य अक्ष के लंबवत रखा है। बिंब की लेंस से दूरी जो है वो कितनी है, 20 सेंटीमीटर है, यानी आपको यू दे दी गई है। प्रतिबिंब की प्रकृति और स्थिति बतानी है, यानी आपको क्या निकालना है, आपको यहाँ पर वी निकालना है। और अपने उत्तर की पुष्टि के लिए उपयुक्त के लिए एक नामांकित किरण आरेख भी बनाना है। तो यहाँ से हम आंसर करेंगे। वी हमें निकालना है, एफ हमें दिया गया है, ठीक है, 10 सेंटीमीटर, और यू हमारे पास है 20, और हाइट कितनी दी गई है, हमें ऊंचाई जो दी गई है वो +2 दी गई है। यहाँ पे हम फॉर्मूला लगा देंगे, ठीक है, लेंस फॉर्मूला लगा देंगे। तो ये हमारा आंसर, जब आप वी की वैल्यू निकालोगे ना यहाँ से, तो +20 सेंटीमीटर आ जाएगी। तो इसका नेचर जो है, प्रकृति कैसी रहेगी, इसकी प्रकृति जो है वो क्या होगी, इमेज कैसी बनेगी, वास्तविक बनेगी। और पोजीशन कैसी रहेगी, 20 सेंटीमीटर रहेगी जो है ऑप्टिकल सेंटर के दूसरी तरफ। ठीक है, और यहाँ से आप इसका डायग्राम ड्रॉ कर लेंगे। ये इसकी रे डायग्राम इसका ये हो जाएगा। यहाँ पे इमेज बनेगी और रियल होगी, इन्वर्टेड होगी। ठीक है, यानी रियल मतलब वास्तविक होगी और उल्टी इमेज बनेगी। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है, एक गोलीय दर्पण से 40 सेंटीमीटर की दूरी पर रखी स्क्रीन पर एक वस्तु का जो है -1 आवर्धन का प्रतिबिंब बनता है। तो इसमें आपको दर्पण का प्रकार लिखना है। तो ये कैसा दर्पण हो जाएगा, ये अवतल दर्पण हो जाएगा, क्योंकि वस्तु का आवर्धन कैसा है, वस्तु का आवर्धन जो है वो -1 है। यानी -1 का मतलब यहाँ पे क्या है, इस चीज़ को हम थोड़ा सा एक बार समझ लेते हैं। बहुत बच्चे कंफ्यूज होते हैं, तो यहाँ पे माइनस को अलग से पढ़िए और 1 को अलग से पढ़िए। 1 का मतलब क्या है कि वस्तु जो है वो बिंब के क्या है, उसके बराबर है। क्लियर है। एक आवर्धन का मतलब क्या है कि जितना हाइट आपकी बिंब की है उतनी ही हाइट आपकी प्रतिबिंब की है। और माइनस का मतलब क्या है कि जो इमेज बनी है वो कैसी है, वो उल्टी इमेज बनी है। ठीक हो गया, उल्टी इमेज बनी है, ये माइनस शो कर रहा है। ये प्लस होता तो मतलब इमेज कैसी बनती, सीधी बनती। ये कौन सा दर्पण हो जाएगा, अवतल दर्पण हो जाएगा। और बने प्रतिबिंब की प्रकृति और आकार क्या है, तो प्रतिबिंब जो है वो वास्तविक होगा और उल्टा बनेगा, समान आकार का होगा। यानी ये कहाँ पे रखा हुआ है, ये सी पे रखा हुआ है। वस्तु दर्पण से कितनी दूरी पर स्थित है, तो m की वैल्यू कितनी है, -1 है। m के लिए फॉर्मूला हम लगा देंगे, दर्पण है तो हमारे पास -v/u हो जाएगा। यहाँ से -1 = -v/u। v और u यानी क्या है, बराबर है, यानी क्या हो जाएगा 40 सेंटीमीटर। तो जो वस्तु है वो दर्पण से 40 सेंटीमीटर की दूरी पर रखी है और 40 सेंटीमीटर की दूरी पर ही प्रतिबिंब बनता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। खंड अड़ दिया गया है, इसमें 37 से 39 जो है आपके केस आधारित प्रश्न रहेंगे। ठीक है, तो इसमें देखते हैं। अन्वी जो है एक ज्वलंत जिज्ञासा वाली युवा वैज्ञानिक है। अपने प्रयोगों में वह कार्बन के आकर्षक रहस्य का पता लगाती है।
यह ऑक्सीजन में प्रज्वलित हो, गर्मी प्रकाश कार्बन डाइऑक्साइड का निर्माण करते हैं। तो इसको आप एक बार अच्छे से पढ़ लेंगे। इसमें ध्यान देने वाली बात यह है कि जो संतृप्त कार्बन होते हैं वो एक नीली ज्वाला के साथ जलते हैं, जबकि असंतृप्त वो पीला रंग देते हैं और काले धुएं से भर देते हैं। अब रासायनिक अभिक्रिया आपको पूरी करनी है, तो इसमें देखिए अल्कोहल की ऑक्सीजन से अभिक्रिया, यानी ये जो है एक कंबशन रिएक्शन है, ठीक है। आक्सिक आप कह सकते हो इसको कि ये दहन है, ठीक है ना। तो यहाँ पे क्या बनता है, जब भी कोई हाइड्रोकार्बन जलता है तो वो क्या बनेगा, कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर देगा, प्लस में हीट प्लस में लाइट। बी रहेगा, बताइए कि क्या ये दहन एक उपचयन अभिक्रिया है या अपचयन अभिक्रिया है और क्यों। तो ये एक उपचयन अभिक्रिया है, क्योंकि यहाँ पे ऑक्सीजन जो है वो क्या हो रहा है, जुड़ रहा है, ये ऑक्सीजन जुड़ रहा है, तो ये एक उपचयन है। अपूर्ण दहन का क्या कारण होता है, एक स्वच्छ ईंधन का नाम आपको बताना है। तो अपूर्ण दहन का कारण क्या होता है, ये आंसर लिखेंगे। जब जलने के लिए वायु की आपूर्ति वो सीमित होती है तो ईंधन का कैसा दहन होता है, आंशिक दहन होता है, जिससे कालिक वाली लो जो है वो उत्पन्न होती है, यानी काली लो के साथ वो ईंधन जलता है। ये आपका आंसर हो जाएगा। साथ में दिया गया है कि स्वच्छ ईंधन का एग्जाम्पल भी लिखना है, तो एलपीजी और सीएनजी ये क्या हो जाएंगे, स्वच्छ ईंधन हो जाएगा। उसके बाद अथवा में दिया गया है, दिए गए यौगिक आणविक सूत्र और संरचनात्मक सूत्र बनाइए। तो दिया गया यौगिक जो है वो क्या है, ब्यूट टू आइन। तो ब्यूट टू आइन में ब्यूट का मतलब क्या है, 4 कार्बन है, 1 2 3 और 4, ठीक है। अब इसमें आइन लगाना है कितने पर, 2 पर। तो यहाँ पे 1 और 2 नाम दे दीजिए। 2 पे जो है आइन है, मतलब 3 ट्रिपल बॉन्ड जो है वो 2 के साथ अटैच करने हैं। बाकी आप जो इसकी वैलेंसी बच गई है, ठीक है, उसको आप हाइड्रोजन लगा के कंप्लीट कर सकते हो। क्लियर। तो 1 कार्बन और लगाएंगे, 4 कार्बन है हमारे पास, तो 3 हाइड्रोजन इसके साथ लग जाएंगे और इसके साथ नहीं आएगा, इसके साथ नहीं आएगा, 3 हाइड्रोजन हमारे इस कार्बन के साथ आ जाएंगे। ठीक हो गया। तो ये आपका स्ट्रक्चर यहाँ से हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए, क्वेश्चन नंबर 38 दिया गया है, लिंग निर्धारण वह विधि है। तो इसको एक बार आप अच्छे से पढ़ लेंगे। एक दंपति की 2 बेटियां हैं, अगली बार उनके लड़के होने की कितनी संभावना है। तो इसमें कितनी संभावना होगी, 50% लड़का और 50% लड़की। तो आप यहाँ पे XY का क्रॉस करके भी दिखा सकते हो, लेकिन हमें केवल 1 नंबर का प्रश्न है तो आपको पता ही है कि 50% चांसेस होते हैं, तो आप ये लिख सकते हो। एक मानव महिला के यकृत कोशिकाओं में मौजूद ऑटोसोम की संख्या कितनी होती है। तो कितनी होती है, वो जो है 22 जोड़े होती है। नेक्स्ट देखिए, निम्नलिखित के लिए युग्मनज में मौजूद लिंग सूत्र युग्म का उल्लेख कीजिए जो लिंग निर्धारित करता है। तो मादा बच्चे का क्या होगा, यानी मादा बच्चा जो है वो XX होता है और नर बच्चा उसके अंदर जो लिंग निर्धारण होता है वो XY से होता है। नेक्स्ट अथवा में दिया गया है, युग्म निर्माण के संदर्भ में अलैंगिक और लैंगिक जनन के बीच आपको अंतर बताना है। तो आंसर रहेगा युग्मक, जो अलैंगिक प्रजनन है उसके अंदर युग्मक का निर्माण नहीं होता, इसलिए निषेचन नहीं होता, और लैंगिक प्रजनन में युग्मक का निर्माण हमेशा होता है, इसलिए उसमें निषेचन होता है, जिससे युग्मनज बनता है। ठीक है, तो ये आपका आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न रहेगा क्वेश्चन नंबर 39, आप इसको एक बार पढ़ लेंगे। ए दिया गया है, तीनों विद्युत बल्ब की व्यवस्था क्या होनी चाहिए ताकि उनके द्वारा खर्च की जाने वाली विद्युत शक्ति जो है वो न्यूनतम हो। तो न्यूनतम किसमें होगी, न्यूनतम जो है जब पार्श्वक्रम संयोजन होता है, विद्युत बल्ब की क्या व्यवस्था होनी चाहिए कि ताकि उनके द्वारा खर्च की जाने वाली विद्युत शक्ति जो है वो कम से कम हो। इसका मतलब ध्यान देने वाली बात ये है कि विद्युत शक्ति कम से कम कब होगी, जब उनका जो प्रतिरोध है वो ज़्यादा से ज़्यादा हो। और तीनों का प्रतिरोध ज़्यादा से ज़्यादा कब होगा, जब उनको श्रृंखला यानी श्रेणी क्रम में उनको जोड़ा गया हो। तो श्रृंखला संयोजन में उनको अगर जोड़ा जाएगा तो उनका प्रतिरोध बहुत ज़्यादा होगा और उनके द्वारा खर्च की जाने वाली विद्युत शक्ति जो है वो क्या हो जाएगी, कम से कम हो जाएगी। नेक्स्ट देखिए, किलोवाट और किलोवाट घंटे के बीच अंतर बताना है। तो किलोवाट क्या है, वो शक्ति की यूनिट है और किलोवाट घंटा जो है वो ऊर्जा की यूनिट है। एक यूनिट जो है वो किलोवाट घंटा के बराबर होती है। इस घर में बल्ब और पंखों द्वारा एक दिन में खर्च की गई कुल ऊर्जा का आपको क्या करना है, यहाँ पे गणना करनी है कि बल्ब और पंखों के द्वारा एक दिन में कितना खर्चा आएगा। तो यहीं से इसका आंसर करेंगे। यहाँ पे देखिए P जो है पावर यानी शक्ति कितनी दी गई है, 100 वाट जो है यहाँ पे आपको शक्ति दी गई है। कुल शक्ति कितनी हो जाएगी, 3 गुणा में 100 यानी 300 वाट हो जाएगी। ठीक है, और E बराबर है P इंटू T, और कितने दिनों के लिए निकालनी है तो आप ऊपर से क्वेश्चन भी देख सकते हो ना यहाँ पे साथ साथ। घर में बल्ब और पंखों के द्वारा एक दिन में खर्च की गई ऊर्जा निकालनी है। और बल्ब कितने हैं, 3 बल्ब हैं,
ठीक है, तो ये आपको निकालना है। यहाँ से देखेंगे 3 बल्ब हैं, उनकी 100 वॉट है और 5 घंटे के लिए जलाए जाते हैं। इसी तरह 50 वॉट के 2 बल्ब हैं, ठीक है, और 10 घंटे के लिए उनका उपयोग किया जाता है। तो ये आप देखेंगे, तो यहाँ से कुल शक्ति हम निकाल लेंगे। 3 बल्ब हैं, 100 वॉट के हैं और 5 घंटे के लिए जलाए जाते हैं। तो टोटल कितनी यहाँ पर ऊर्जा वो ले रहे हैं, 1.5 किलोवाट आवर। इसी तरह पंखे की बात करेंगे तो P बराबर है कितना है, 50 वॉट है और 2 पंखे हैं तो 100 वॉट हो गया। और कितनी टाइम के लिए जलाए जाते हैं, 10 घंटे के लिए। तो टोटल ऊर्जा कितनी हो गई, 1 किलोवाट आवर। अब कुल ऊर्जा कितनी हो गई, 1.5 वॉट हमारा जो किलोवाट आवर ऊपर से था और 1 यहाँ से आया है, तो कितना हो गया, टोटल ऊर्जा हमें निकालनी है। तो ये आ जाएगा 2.5 किलोवाट आवर, ठीक है, 2.5 किलोवाट आवर। उसके बाद है धारा का तापीय प्रभाव किसे कहते हैं, तो धारा का तापीय प्रभाव है H = I² RT। 2 विद्युत उपकरणों की सूची बनाइए जो इस प्रभाव पर कार्य करते हैं। तो इस प्रभाव पर कार्य करने वाले उपकरण कौन से हो जाएंगे, प्रेस, टोस्टर, हीटर, यानी जिनके अंदर चीज़ें गर्म होती हैं वो जो है हो जाएगा। क्लियर, तो ये था कंप्लीट पेपर। आई होप सारे क्वेश्चंस आपको क्लियर हैं। अगर फिर भी कोई डाउट है तो आप पूछ सकते हो। वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को ज़रूर लाइक करना, शेयर करना, और अगर आप इंग्लिश मीडियम में देखना चाहते हो तो प्लेलिस्ट का लिंक आपको मिल जाएगा, वहाँ से आप इसको इंग्लिश मीडियम में भी देख सकते हो। इसके अलावा बाकी सारे जो प्री बोर्ड के पेपर हैं वो सारे आप जो है देख सकते हो। क्लियर, तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर, बाय बाय एंड हैव अ नाइस डे।